Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again thanks for your massive support. लुसेंट का 5वां भाग भारतीय संविधान हम लोग कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। इसके आगे देखते हैं। एक चार्ट दिया हुआ है। संविधान सभा 1946 ईस्वी में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, क्या देखना है इसमें? संविधान सभा जो 1946 ईस्वी में बना था में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व देखना है। समुदाय कौन कौन सा था, समुदाय की संख्या, सदस्यों की संख्या क्या थी, और समुदाय और सदस्यों की संख्या ये देखना है। सबसे पहला जो है वो हिंदू समुदाय था, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 163, 163। मुस्लिम समुदाय दूसरा था, सदस्यों की संख्या क्या थी? 83। हिंदू समुदाय में 163, मुस्लिम समुदाय में 80, और अनुसूचित जाति वाले समुदाय में 31, 31, भारतीय ईसाई वाले समुदाय में 6, पिछड़ी जनजाति वाले समुदाय में तो 6, और सिख वाले समुदाय में 4, एंग्लो इंडियन वाले समुदाय में 3, और पारसी वाले समुदाय में 3। तो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे, चार्ट देख रहे थे। संविधान सभा 1946 ईस्वी में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व जो मिला था उसके बारे में। कुल 296 सदस्य थे, जो टोटल था वो 296 था। ना अब देखते हैं संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की 15 संख्या थी। 9 संविधान सभा की महिला सदस्य और निर्वाचन क्षेत्र। संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी वो उनका नाम है, और निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन सा था, कहाँ से वे थी? अम्मू स्वामीनाथन, पहली महिला का नाम क्या है? अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास से सामान्य। एनी मैस्करीन, त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन से थी ये। बेगम एजाज रसुल, ये कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत और मुस्लिम। दक्षयानी वेल्यादुन, ये कहाँ से थी? मद्रास सामान्य वर्ग से। जी दुर्गाबाई, मद्रास से थी, सामान्य वर्ग से। हंसा मेहता कहाँ से थी? बॉम्बे, सामान्य वर्ग से। कमला चौधरी, संयुक्त प्रांत से, सामान्य से। लीला रे, पश्चिम बंगाल, सामान्य से। मालती चौधरी, उड़ीसा से, सामान्य से। पूर्णिमा बनर्जी, संयुक्त प्रांत से, सामान्य से। रेणुका रे, पश्चिम बंगाल, सामान्य से। सरोजनी नायडू, बिहार, सामान्य से। राजकुमारी अमृत कौर, मध्य प्रांत और बराड़, सामान्य से। सुचेता कृपलानी, संयुक्त प्रांत, सामान्य से। विजया लक्ष्मी पंडित, अंतिम जो 15वीं महिला थी, विजया लक्ष्मी पंडित, संयुक्त प्रांत और सामान्य वर्ग से। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, संविधान सभा की महिला सदस्य के बारे में, और उनका निर्वाचन क्षेत्र जो था उसके बारे में भी जान रहे थे। नौ आइए अब आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपको कमेंट में लिखना है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। इससे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी 25 जनवरी 1947 ईस्वी को, और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? VT कृष्णमाचारी दूसरे उपाध्यक्ष थे। 16 जुलाई 1947 को चुने गए थे। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से थे? पहले थे HC मुखर्जी, 25 जनवरी 1947 को चुने गए थे, और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? VT कृष्णमाचारी, ये दूसरे थे जो 16 जुलाई 1947 को चुने गए थे। ना इसके बाद क्या है? संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हो गई। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की कार्यवाही जो है 13 दिसंबर कब स्टार्ट हुई थी? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कैसे? तो पेश किए गए उनके द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, उसके साथ वो प्रारंभ हुई। 9 इसके बाद क्या है? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के
बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख कौन कौन सी थी? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति होने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु, संविधान को बनाने हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। इनमें प्रमुख कौन कौन सी थी? तो वार्ता समिति थी, संघ संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी और संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति थी। नौ, इसके बाद क्या है? B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर B.N. राव, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? ऑलरेडी यू नो, इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। क्या पढ़ रहे हैं अभी? B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार और विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा कब यह किया गया था? 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया गया? इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जो इस प्रकार थे। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर दूसरे थे, और उसके बाद तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे सदस्य थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, पांचवें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे सदस्य थे N. माधव राव B.L. मित्र के स्थान पर, सातवें सदस्य थे D.P. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। ध्यान रखना है, D.P. खेतान जो थे 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद T.T. कृष्णमाचारी को सदस्य बना लिया गया था। इसके बाद क्या है? संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से, तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन जो है बॉम्बे से हुआ था। ध्यान रखना है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार जो है निर्वाचन बंगाल से हुआ था, और देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन जो है बॉम्बे से हुआ था। कहाँ से? बॉम्बे से। निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। कब? तो देश बंटवारे के बाद। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें किस रूप से जाना जाता है? तो इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ना, इसके बाद क्या है? प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। कितना समय लिया? 6 माह, यानी 6 मंथ से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 से बैठक हुई थी। ध्यान रखना है, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया, और इस दौरान उसकी कुल जो है 141 बैठकें हुई थी। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान जो है प्रांतों के लिए और 89 स्थान जो है देशी राज्यों के लिए थे। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 जो स्थान थे प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। कैबिनेट मिशन एक चार्ट है, हम लोग को उसको पढ़ना है। कैबिनेट मिशन 1945 में जो आया था कि प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को बनी थी। अंतरिम मंत्रिमंडल कब बनी थी? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। इसके मंत्री और विभाग के बारे में देखते हैं। मंत्री और विभाग, सबसे पहले जो मंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू। इनका कौन सा विभाग था? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले इनके पास था, और राष्ट्रमंडल। सबसे पहले मंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था उसके लिए मंत्री के बारे में और उनके विभाग के बारे में देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का विभाग कौन सा था? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल दूसरे कौन है?
वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल का जो विभाग था वो था गृह सूचना तथा प्रसारण, गृह सूचना तथा प्रसारण। बलदेव सिंह, इनका क्या विभाग था? तो रक्षा, रक्षा विभाग इनका था बलदेव सिंह का। जॉन मथाई, इनका कौन सा विभाग था? उद्योग तथा आपूर्ति, उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी, इनका क्या विभाग था? शिक्षा, सी राजगोपालाचारी, तो इनका शिक्षा विभाग था। सी एच भाभा, सी एच भाभा, इनका क्या विभाग था? कार्य खान एवं बंदरगाह, कार्य खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद, इनका कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि, राजेंद्र प्रसाद का कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। आसफ अली, आसफ अली का कौन सा विभाग था? तो रेलवे, आसफ अली जो है रेलवे विभाग से रिलेटेड थे। जगजीवन राम, इनका कौन सा विभाग था? श्रम, जगजीवन राम का श्रम विभाग मिला था इनको, जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। 9, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य, मंत्रिमंडल में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को, उनमें कौन कौन सा विभाग बटा था? तो लियाकत अली खां को वित्त विभाग मिला था, लियाकत अली खां को क्या मिला था? वित्त विभाग। आई चुंदरीगर, इनको कौन सा विभाग मिला था? वाणिज्य का विभाग मिला था। अब्दुल रब नस्तर, इनको कौन सा विभाग मिला था? संचार का। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको कौन सा विभाग मिला था? विधि। बंगाल एससीएफ चीफ, बंगाल एससीएफ के भी चीफ थे ये। और गजांतर अली खां, इनको कौन सा विभाग मिला था? स्वास्थ्य विभाग। गजांतर अली खां को कौन सा विभाग मिला था? स्वास्थ्य विभाग। ना इसके बाद आते हैं देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्य 229 और देशी रियासतों के सदस्य की संख्या जो थी 70 थी। तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्य कितने थे? 229 थे और देशी रियासतों के सदस्य कितने थे? 70 थे। नौ, अब देखते हैं प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को, कब की बात है? 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन, ये तो फर्स्ट वाला था, और दूसरा वाचन कब चला? संविधान पर दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन जो है वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन के बारे में क्या पढ़े कि 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। ध्यान रखना है, इस समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। नौ, एक चार्ट है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। मंत्री है और विभाग हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सा विभाग मिला था? प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, ये सारा विभाग उनको मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला? गृह विभाग, सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला? खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर को विधि विभाग मिला था।
जगजीवन राम को कौन सा विभाग मिला? श्रम विभाग मिला था। सरदार बलदेव सिंह को कौन सा विभाग मिला था? रक्षा विभाग मिला था। राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा विभाग मिला था? स्वास्थ्य विभाग मिला था। C.H. भाभा को कौन सा विभाग मिला था? वाणिज्य विभाग मिला था। रफ़ी अहमद किदवई को कौन सा विभाग मिला था? संचार। R.K. षणमुगम सेट्टी को कौन सा विभाग मिला था? वित्त विभाग मिला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन सा विभाग मिला था? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग मिला था। V.N. गॉडगिल को कौन सा विभाग मिला था? कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग मिला था। ध्यान रखना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न रखना चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 हम लोग कर रहे थे, मंत्रियों के बारे में पढ़ रहे थे और उनके विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे ना। इसके बाद क्या है? भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। कौन सा विभाग बनाया गया? रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माण की कुल प्रक्रिया में कितने समय लगे कुल? तो कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। ध्यान रखना है, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए, खर्च हुआ। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो इसमें कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे ओरिजिनल में, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखना है, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद क्या है? संविधान के, प्लीज़ रेफर टू द करंट अफेयर, क्योंकि वर्तमान समय जब भी आप ये पढ़ रहे हैं उस समय की बात होगी, तो ये जब भी आप सुन रहे हैं तो वर्तमान समय का उस समय का आप देख लीजिएगा। वैसे अभी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ इस बुक में दी हुई है। 9, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। ध्यान रखना है कि संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद जो थे उनको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद जो थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी।
उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसी दिन जो है किस दिन की बात है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी की बात है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद, कब आम चुनाव हुआ था, 1951 से 52 में आम चुनाव हुआ था, उसके बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में ही काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य कौन कौन से, देखते हैं कार्य के बारे में। इसने मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। सबसे पहला कार्य कौन सा था, मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। सेकंड क्या है, इसने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइंस, सारे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इसने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। कब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया, इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को भी और राष्ट्रगीत को भी अपनाया। चौथा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, इसके बाद का कार्य क्या है, इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। ना इसके बाद क्या है, 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। ना इसके बाद क्या है, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। संविधान सभा द्वारा हाथी को, एलिफेंट को प्रतीक के रूप में यानी मुहर के रूप में अपनाया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण, मूल संस्करण यानी ओरिजिनल जो कॉपी था उसका संस्करण, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट जो है शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। कहाँ के कलाकारों ने, शांति निकेतन के कलाकारों ने मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और बी अहर राम मनोहर सिन्हा थे। जिनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, नंदलाल बोस और बी अहर राम मनोहर सिन्हा थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। मूल संविधान का जो है हिंदी संस्करण, हिंदी ट्रांसलेशन कौन किए थे, सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। जिसे नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया, सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया, सजाया गया। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर, किनको, HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ध्यान रखना है। ना हम लोग थर्ड टॉपिक पे आ गए। आइए देखते हैं थर्ड टॉपिक में क्या है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, इसके बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका, ऑब्जेक्टिव जो है, अथवा प्रस्तावना के बारे में। ना नेहरू द्वारा, किनके द्वारा ये बनाया गया था, नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। नेहरू द्वारा यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। संविधान का कौन से संशोधन में
इसको संशोधित किया गया था। संविधान के 42वें संशोधन जो कब हुआ था, 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित उद्देशिका निम्न प्रकार है। क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या क्या चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए? न्याय किस टाइप का था? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तीनों उपलब्ध होना चाहिए नागरिकों को। स्वतंत्रता किस प्रकार की होनी चाहिए? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। और समता क्या चीज़ का होना चाहिए? समता होना चाहिए प्रतिष्ठा और अवसर का। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, कौन सी तारीख को? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात हम लोग संविधान के उद्देशिका में क्या क्या इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन सा न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन सी स्वतंत्रता? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और कौन कौन सी समता? तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना, यानी ये जो अभी पढ़ रहे थे प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, यानी प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की मुख्य बातें, अब आइए देखते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या है। तो सबसे पहले जो देखना है वो क्या है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना जो है संविधान का आरंभिक भाग है। प्रस्तावना जो है संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। उसका भाग नहीं माना जाता है, यानी प्रस्तावना जो है संविधान का आरंभिक अंक है लेकिन उसका भाग नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना के अनुसार चूंकि स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग से, इसीलिए प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन जो है समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत जो है भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द जो है, प्रस्तावना में जो लिखित शब्द है, यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष होता है। नौ, इसके बाद क्या है? प्रस्तावना जो है को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना को न्यायालय में, कोर्ट में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक
प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। 9 बेरूवादी यूनियन वाद 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना जो है विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कौन से कहाँ से ये पता चलता है? तो बेरूवादी यूनियन वाद 1960 ईस्वी में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, समझ में ना आए, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूवादी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ध्यान रखना है, संविधान का अंग कौन से वाद में माना गया? नहीं माना गया। तो बेरूवादी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। इसीलिए जो है विधायिका लेजिस्लेचर प्रस्तावना में जो है वो संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या हुआ आगे जाके? सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में जो हुआ था, में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही अंग है, इसीलिए विधायिका जो है संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ये कब पता चला था? तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही अंग है, इसलिए विधायिका जो है संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ना इसके बाद क्या है? केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कौन से वाद में ऐसा हुआ था? तो केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। संसद जो है संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक, ध्यान रखना है, नेगेटिव जो अमेंडमेंट है वो नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार एवं मजबूतीकरण होता है। ध्यान रखना है, संसद जो है संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक, नेगेटिव अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार हो और मजबूतीकरण हो। तो ये वाला जो बात है हम लोग थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से जानते हैं, जो कब हुआ था? केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया गया था। 9 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लाइन लर्न रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन में कब? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। उसमें कौन कौन से शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय ऑलरेडी डिस्कस किए थे। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का, कितना? 3 प्रकार का न्याय जो है वो के बारे में डिस्कस किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकारों की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता।
एवं दो प्रकार की समानता के बारे में बताया गया है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। एक्सट्रीमली जब हम पढ़ रहे थे उद्देश्य का, उसमें बताए थे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के बारे में और 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत की संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित, रिटेन में एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर है, यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है। नौ, इसके बाद है क्या, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। ये जो लिखित संविधान की अवधारणा है ये कहाँ की देन है, फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित हैं, ध्यान रखना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में जो हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है, वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में, भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत के संविधान में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, संघीय शासन शब्द प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, ध्यान रखना है, नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। क्या बताया गया है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ये तो थर्ड टॉपिक था। नौ आते हैं फोर्थ टॉपिक पे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान में जो विदेशों से क्या क्या स्रोत, क्या क्या चीज़ लिया गया है। हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ चीज़ जो है कॉपी किया गया है, तो वो देखते हैं कि विदेशी स्रोत भारतीय संविधान के क्या क्या थे। तो भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। देखते हैं कौन कौन सा देश थे और कौन कौन सा सहायता ली गई है। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे ज़्यादा जो सहायता ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही। विदेशी स्रोत में जो है सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका से ही सहायता ली गई है। ना देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या क्या लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। ये सारा चीज़ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हेल्प लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हेल्प लिया गया है। ना इसके बाद ब्रिटेन से क्या क्या संविधान में लिया गया है।
तो ब्रिटेन से देखते हैं। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, ये सारी चीज़ ब्रिटेन से ली गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, ये सारा चीज़ ब्रिटेन से लिया गया। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सारी ये इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सारा चीज़ लिया गया आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड से क्या क्या चीज़ कॉपी किया गया है, सहायता लिया गया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सारा चीज़ आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सारा चीज़ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। 9, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। 9, कनाडा से देखते हैं। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ व राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। 9, इसके बाद क्या है 7 में? तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों चीज लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये सारे फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये सारे फ्रांस से लिए गए हैं। 9, इसके बाद क्या है? भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में टोटल 395 जो अनुच्छेद हैं उनमें से 250, ध्यान रखना है, 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के संविधान यानी 1935 ईस्वी के अधिनियम से ही या तो पूरी की पूरी शब्द के साथ ले लिए गए हैं या उनमें थोड़ा सा परिवर्तन के साथ उनको लिया गया है। यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है भारतीय संविधान पे किसका पड़ा है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का पड़ा है, ये ध्यान रखना है। 9, इसके बाद 5th टॉपिक है हमारा। 5th टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची, प्रथम अनुसूची देखते हैं कौन कौन सी अनुसूची है और उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो भारतीय संविधान की अनुसूची में प्रथम अनुसूची जो है सारे इंपॉर्टेंट हैं, यू हैव टू लर्न ऑल दीज। प्रथम अनुसूची क्या है? इनमें भारतीय संघ के घटक, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी 28 राज्य एवं
संघ शासित प्रदेश जो 8 हैं क्षेत्रों का उल्लेख है। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में क्या मिलता है? प्रथम अनुसूची में किसके बारे में वर्णन है? तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों जो 28 राज्य हैं एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। घटक राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश अभी 8 है। तो इस प्रथम अनुसूची में हमें इसके बारे में ही देखने को मिलता है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अब है संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब आइए देखते हैं द्वितीय अनुसूची में क्या दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना है कि भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की विभिन्न पदाधिकारियों के ये जितने पदाधिकारी पढ़े उनको जो प्राप्त होता है वेतन और भत्ते जो मिलते हैं या पेंशन जो मिलता है आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये अनुसूची सेकेंड अनुसूची है, यानी द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं तृतीय अनुसूची पे। तृतीय अनुसूची में क्या मिलता है? इनमें विभिन्न पदाधिकारियों जो मंत्री थे, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ यानी शपथ का उल्लेख मिलता है। तृतीय अनुसूची में क्या मिलता है? इनमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ होती है उसी का उल्लेख मिलता है। यानी तृतीय अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। चौथी अनुसूची में क्या मिलेगा? इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या मिलेगा? तो इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी राज्यसभा में कितने राज्य और संघीय क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि आएंगे उनका विवरण मिलता है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? इनमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। यानी SC/STs के बारे में इसमें देखने को मिलता है। यानी पांचवी अनुसूची में इनमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। ये कौन सी अनुसूची पढ़ रहे थे? पांचवी अनुसूची। अब आइए छठी अनुसूची में देखते हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। छठी अनुसूची में क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अब है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसमें क्या दिया हुआ है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का टैक्स के बारे में भी उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूची है? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। सातवीं अनुसूची पढ़ रहे थे। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। देखते हैं सबको डिटेल से। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। संघ सूची जो है, इस सूची में दिए गए विषय जितने सारे हैं
पर कौन कानून बनाएगी? तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय ये सब हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। ये सारे जो सूची हैं ये संघ सूची में आते हैं। ये सारे विषय संघ सूची में आते हैं। संविधान के लागू होने के समय जो 97 विषय थे, अभी वर्तमान में 100 विषय हैं, और इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। ये हम लोग पढ़ रहे थे संघ सूची के बारे में। अब है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या क्या देखते हैं। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन कानून बनाती है सूची में? इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर वो विषय राष्ट्रीय हित से संबंधित होता है तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय कौन कौन से हैं? जैसे शांति और व्यवस्था है, पुलिस है, जेल है, स्थानीय शासन है, कृषि है, जन स्वास्थ्य है, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार है, व्यापार एवं न्याय विभाग आदि। तो ये सारे विषय राज्य सूची में आते हैं। ये सारे विषय राज्य सूची में आते हैं, और इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और अगर राष्ट्रीय हित से संबंधित होगा तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। देश का संविधान जब लागू हुआ था उस समय 66 विषय थे, अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। अब आते हैं समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची क्या क्या है? इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें जितने सारे विषय हैं, समवर्ती सूची में जितने सारे विषय हैं, उन पर केंद्र भी और राज्य सरकार दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है वही मान्य होगा। यानी प्रायोरिटी कानून की प्रायोरिटी किस पे दी जाएगी? तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को दी जाएगी। प्रायोरिटी कौन सी कानून को मिलेगा? केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में लेकिन 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं, कौन कौन से हैं? दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक और शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। तो ये था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कौन सा सूची होता है? तो इसके अंतर्गत जितने सारे विषय होते हैं उसमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय में अगर समान होगा, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बनाने के बाद के साथ ही समाप्त हो जाता है। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे संविधान के लागू होने पर, लेकिन अभी वर्तमान में 52 विषय हैं। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। ये सारा 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ रहे थे। 8वीं अनुसूची क्या है? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें भारत की 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल रूप से जब संविधान बना था, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन फिर कैसे कैसे बढ़ा देखते हैं। 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन में सिंधी भाषा को, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन में सिंधी भाषा को, 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को, और 2003 ईस्वी में जो 92वां संशोधन हुआ था उसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस तरह से ये 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 67 में सबसे पहली बार 1967 में 21वां जो संशोधन हुआ था उसमें सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वां जो संशोधन हुआ दूसरी बार भाषा के नाम पे, तो 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया। और तीसरी बार जब 2003 में 92वां संशोधन हुआ उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
इस तरह से 22 भाषाएं हो गई। तो ये तो था 8वीं अनुसूची के बारे में। देखते हैं 9वीं अनुसूची में क्या क्या है। तो 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था, 1951 ईस्वी के द्वारा ही जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जो है संविधान का जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जो 1951 ईस्वी में हुआ था, उसी के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत क्या क्या थे, तो इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय होते हैं, इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय होते हैं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखना है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। आइए आगे देखते हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित जो कानून है कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ की एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारी 10वीं अनुसूची पे। 10वीं अनुसूची क्या है, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ा गया था, 52वां संशोधन में, जो कब हुआ था, 1985 ईस्वी में। 10वीं अनुसूची जो है यह संविधान में 52वें संशोधन जो 1985 ईस्वी में हुआ था के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ध्यान रखना है, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, जो कब जुड़ा था, 52वें संशोधन अधिनियम में, जो 1985 ईस्वी के द्वारा हुआ था। 1985 ईस्वी में हुआ था। 11वीं अनुसूची में क्या है, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था, 1993 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। यह अनुसूची जो है संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 11वीं अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जो आया था के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। किसको, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे ना। इसके बाद क्या है, अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची है। यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन जो कब आया था, 1993 ईस्वी में आया था के द्वारा जोड़ी गई। यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन जो 1993 ईस्वी में आया था के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन, क्या चीज़, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 12वीं अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं। यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग, आइए देखते हैं। भाग है और अनुच्छेद है। पहला भाग जो है भारतीय संविधान का, पहले भाग में क्या मिलता है हमें, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र मिलता है। कौन से अनुच्छेद के बीच, 1 से 4 अनुच्छेद तक इसके बारे में मिलता है। तो पहले भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है जो 1 से 4 अनुच्छेद तक इसके बारे में मिलता है। दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता है। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता है जो कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेके 11, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक के बीच है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, तीसरे भाग में क्या है, मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच है। चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व,
नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। चौथे भाग में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। 4 क में क्या है, संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है, मूल कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, जो अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। संविधान के भाग 5 में क्या है, तो संघ के बारे में है, जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है, जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। संविधान के भाग 6 में जो राज्य के बारे में दिया है, अनुच्छेद 152 से 237 के बीच है। संविधान के भाग 6 में 6th पार्ट में क्या है, तो राज्य के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 152 से 237 अनुच्छेद तक है। 7वें भाग में, संविधान के 7वें भाग में क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के बारे में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 238 में बताया गया है, जो निरसित हो गया है, 238वां अनुच्छेद में दिया गया है इसके बारे में। भाग 8 में क्या है, संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है, जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है। संविधान के भाग 9 में किसके बारे में बताया गया है, तो पंचायतों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 243 क से 243 9 तक दिया हुआ है। संविधान के भाग 9 क में क्या है, 9 के क में, संविधान के भाग 9 के क पार्ट में क्या है, तो नगर पालिकाएं के बारे में दी हुई है, जो अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य छ तक है, जो अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य छ तक है। संविधान के भाग 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न तक है। संविधान के 9 ख पार्ट में क्या है, तो संविधान के भाग 9 के ख पार्ट में क्या है, तो सहकारी समितियों के बारे में दिया है, जो अनुच्छेद 243 य ज से संविधान के अनुच्छेद 243 य न तक है। संविधान के पार्ट भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, जो अनुच्छेद 244 और 244 क में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 244 और 244 क में दिया हुआ है। संविधान का भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया हुआ है। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध को दिखाया गया है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में है। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में है, जो अनुच्छेद 264 से 300 क तक है, जो अनुच्छेद 264 से 300 क तक है। संविधान के भाग 13 में क्या क्या दिया हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये भाग 13 की बात कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच है, जो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच है। संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में दी हुई है। संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में दी हुई है, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच है, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच है। संविधान के भाग 14 क में अधिकरण के बारे में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 323 क से 323 ख के बीच है, जो अनुच्छेद 323 क और 323 ख में है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। संविधान के भाग 16 में क्या दिया हुआ है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, जो अनुच्छेद 330 से 342 में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 330 से 342 में दिया हुआ है। संविधान के भाग 17 में क्या दिया हुआ है, राजभाषा के बारे में बताया हुआ है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के बीच है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में दिया हुआ है, जो 352 अनुच्छेद से 360 अनुच्छेद तक के बीच है। संविधान के भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में दिया हुआ है,
जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच है। संविधान के भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच है। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में दिया हुआ है। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में दिया हुआ है, जो 368 अनुच्छेद में बताया गया है, जो अनुच्छेद 368 में बताया गया है। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 368 में आता है, जो संविधान के अनुच्छेद 368 में बताया गया है। 9 संविधान के 21वें भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 369 से 392 के बीच है, जो संविधान के अनुच्छेद 369 से 392 के बीच है। संविधान का 21वां भाग जो है वो अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध को बताता है, जो 369वें अनुच्छेद से 392 अनुच्छेद के बीच दिया गया है। संविधान का अंतिम भाग जो है 22वां भाग, उसमें क्या दिया हुआ है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। संविधान के 22वें भाग यानी अंतिम भाग में क्या दिया हुआ है? तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। तो ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की अलग अलग भाग। भारतीय संविधान के भाग, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद, कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद, संविधान के कितने सारे भाग हैं, किस भाग में क्या दिया हुआ है और उनके रिलेटेड कानून या उनके रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो क्या क्या हैं। A lot of thanks for watching, listening, sharing. Again and again thanks for like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। A lot of thanks. Again and again thanks.